Okay, class. All right. So let's start. गाइडेंस पेपर का हवाला दे दें. What do you mean by that? गाइडेंस पेपर. You mean like कि पेपर किस तरह का होगा? ओके, मोहम्मद हन्नान इज़ आस्किंग कि बारिश की वजह से असाइनमेंट सबमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्या करें? ओके, क्या करेंगे? यू शुड हैव बीन प्रोएक्टिव देन. प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें रेडी रख लेते पहले से ही. इट्स नॉट लाइक कि आपने आखिरी मोमेंट पर ही चीज़ें छोड़नी हैं. फिगर इट आउट. अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास. आई थिंक अराउंड 11 समथिंग आवर्स हैं, 9 समथिंग आवर्स हैं. फिगर इट आउट. ओके, एक्सक्यूज़ मी अ मिनट, आता हूँ मैं. ओके, वी आर बैक. सो चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक हमने कहाँ तक बात की थी? हमारी आई थिंक कल की क्लास नहीं हो पाई थी ना, मेरे लैपटॉप के इशू की वजह से. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. आई थिंक हमारी बात हो गई थी टेम्पलेट क्लास एंड टेम्पलेट फंक्शंस तक, कि व्हाट आर टेम्पलेट क्लासेस एंड व्हाट आर टेम्पलेट फंक्शंस. टेम्पलेट क्लास ये थी, या टेम्पलेट फंक्शन ये था कि दोज फंक्शंस विच आर डिज़ाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा टाइप. डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होके आपने कुछ फंक्शंस बनाए ताकि वो किसी भी डेटा टाइप के थ्रू कॉल किए जा सकें. ऐसे फंक्शंस को हमने कहा कि दोज फंक्शंस वुड बी फंक्शन टेम्पलेट्स. और उनका फ़ायदा यही था कि आप जो है डेटा टाइप के बजाय बजाय इसके कि आप डेटा टाइप बनाएं के थ्रू फंक्शन बनाएं, आपने अपनी तरफ से एक फ़ंक्शन बनाया और उसको जो है आपने रन किया. अब हम आते हैं अपनी कुछ नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर. इन कोड्स को हम देखेंगे थोड़ी देर में. लेकिन टेम्पलेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, और एक फ़ाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर हमने टेम्पलेट फंक्शन बनाया था. सो वेयर इज़ इट? दिस इज़ एक्चुअली, या ये कोड भी मैं ज़रा शेयर कर लूँगा, बट फ़िलहाल हम देखते हैं कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है. ये चलें, आप लोगों के लिए एक अलग से मैं कोडिंग कर लेता हूँ. यहाँ पे एक नई फ़ाइल हम बनाते हैं. क्लोजिंग दिस प्रोजेक्ट. ओके, सो फंक्शन टेम्पलेट्स. हमने ये कहा कि आप चलें. नो, इसको हम सेव करते हैं इसे टेम्पलेट के नाम से, template.cpp. अच्छा, इसके अंदर हम ये करते हैं कि हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std. इंट मेन हमने किया. और इसके अंदर हमने से एक वेरिएबल बनाए, कुछ वेरिएबल बनाए. इंट vr1 vr2, दो वेरिएबल हमने बनाए. हमने इन दोनों को वैल्यूज़ असाइन कर दी, 5 एंड से 78, राइट. और फिर मैं कहता हूँ कि प्रिंटिंग के लिए एक फ़ंक्शन बनाता हूँ. मैं कहता हूँ प्रिंट की जाए vr1 की वैल्यू पहले और फिर vr2 की. प्रिंट का एक फ़ंक्शन मैं बनाता हूँ, void print, और उसके अंदर मैं सी आउट करवा देता हूँ vr1 एंड और फिर var2. बिल्कुल बेसिक से लेके मैं चल रहा हूँ, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, राइट. सो मैंने ये दो चीज़ें प्रिंट करवा दी. अच्छा, इसको एज एन आर्गुमेंट भी लेना पड़ेगा मुझे, a और int b. सॉरी. ओके, सो vr1 और vr2 की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, और a और b के थ्रू ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी. आपको मैं ज़रा अगर चला कर दिखाऊँ तो रिटर्न भी कर दें हम.
रिटर्न 0। तो आउटपुट इज दिस कि 5 और 78 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसको अगर मैं पास बाय रेफरेंस करवाऊँ ना, एक ज़रा चीज़ सुन लें। ये बात निकली थी एक दूसरे सेक्शन में भी, तो अभी मैं तो आप लोगों को भी बताता चल दूँ कि आप लोगों को भी मैं बात बताता चलूँ कि देखें, VAR1 की वैल्यू ए में होती है कॉपी, VAR2 की वैल्यू बी में कॉपी होती है, और फिर ए और बी की वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। इट्स नॉट लाइक कि VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़ प्रिंट हों, इसके लिए मैं इसको पास बाय रेफरेंस करूँगा। तो जब पास बाय रेफरेंस करूँगा तो उसका एक तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह से पास बाय रेफरेंस कर दूँ, और यहाँ से VAR1 और VAR2 के बजाय मैं इसका रेफरेंस पास करूँ, ताकि ये काम आप लोग करते हुए आए हो, आप लोगों को इस काम का पता होगा अब तक। और ए बी को अगर मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करनी है तो मैं इनको डी रेफरेंस करके प्रिंट करूँगा। अब ये है कि ए और बी के अंदर VAR1 की वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है, बल्कि ए के अंदर VAR1 का एड्रेस जा रहा है, विच मीन कि एक्चुअली जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ए की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बल्कि ए जहाँ पर पॉइंट कर रहा है विच इज़ VAR1, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो दिस इज़ पास बाय रेफरेंस, नथिंग न्यू। अच्छा, अब एक फंक्शन मैं बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ स्वैपिंग। मैं स्वैप करता हूँ VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़। अच्छा, अब चूंकि मैं VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़ को जो है वो एक्चुअल VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़ को स्वैप करना चाह रहा हूँ, तो इसे भी मुझे पास बाय रेफरेंस ही करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर जो है VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़ जहाँ कॉपी हो रही हैं वहाँ पे स्वैपिंग हो जाए, एक्चुअल वैल्यूज़ में स्वैपिंग ना हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एक्चुअल वैल्यू में स्वैपिंग हो, इस वजह से मैंने VAR1 और VAR2 को जो है वो पास बाय रेफरेंस कर लिया। अब हम आते हैं कि फंक्शन बनाते हैं स्वैपिंग का। स्वैपिंग इसके अंदर आएगी इंटीजर ए, इंटीजर बी। पास बाय रेफरेंस हो रहा है, इस वजह से मुझे पॉइंटर्स में कैच करना पड़ेगा। और स्वैपिंग कुछ इस तरह से होती है कि आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल में ए की वैल्यू डाली, नॉट ए में तो एड्रेस है, और फिर उस ए में आपने बी की वैल्यू असाइन कर दी, और फिर जो है बी में आपने हाँ, ए में आपने टेम्प असाइन कर दिया। तो एक्चुअली ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो स्वैप हो जाएंगी। और अगर मैं फिर ये चीज़ प्रिंट करूँ, यानी कि VAR1 और VAR2 की वैल्यूज़ अब दोबारा प्रिंट करूँ इस फंक्शन के बाद, तो इट वुड बी लाइक दिस। तो वो वैल्यूज़ स्वैप हो गई या नहीं हुई? क्यों नहीं हुई वैल्यूज़ स्वैप? कैन यू गाइस टेल मी, क्या गलती की है मैंने? दीज वैल्यूज़ शुड हैव बीन स्वैप्ड। VAR1 का एड्रेस इसमें आ गया, बी में इसका एड्रेस आ गया, टेम्प के अंदर ए की वैल्यू स्टोर की, ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर कर दी, और बी के अंदर ए की वैल्यू, कोई गलती हो रही है यहाँ पे, ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो गई, और बी के अंदर फिर टेम्प आएगा। यस, हाँ, या आई थिंक यही इशू था। तो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। आई थिंक अब आउटपुट में कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, अब देखें स्वैप हो गई, पहले 578 था, अब 78.5 हो गया, तो वैल्यूज़ स्वैप हो रही हैं। नाउ पहली बात तो ये समझ लें कि अव्वल तो VAR1 और VAR2 जब आपने यहाँ पर भेजा, यानी कि ए और बी के अंदर आपने इसको स्वैप किया। अब देखें, जब भी मुझे ए को डील करना है तो मुझे स्टैटिक ए लिखना पड़ रहा है। इसी तरह जब भी मुझे बी की वैल्यू को डील करना है मुझे स्टैटिक बी लिखना पड़ रहा है। इसी तरह पास करते हुए भी मुझे रेफरेंस पास करने पड़ रहे हैं। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए कि आपको बार बार स्टैटिक लिखना पड़े और बार बार आपको एंड लिखना पड़े, इससे बचने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टैटिक के बजाय एंड लगा दें। ये भी पास बाय रेफरेंस है, एक दूसरी तरह का। स्टैटिक की जगह एंड लगा दिया, अब आपको बार बार यहाँ पर ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू वुड जस्ट डील इट लाइक अ वेरिएबल, लेकिन एक्चुअली ये वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि ये भी एड्रेस ही होल्ड कर रहा होगा। और इसी तरह यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ पर भी आप स्वैपिंग के अंदर एंड लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये यही समझेगा कि वैल्यू जा रही है, आपको दिखने में यही लगेगा कि वैल्यू जा रही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर
रेफरेंशियल पासिंग हो रही होगी। अब हर जगह आपको यूज़ करना है, आप ए बी को यूज़ करें, सिर्फ आपको यहाँ एंड लिखना पड़ेगा, इसके अलावा ना आपको यहाँ एंड लिखना पड़ेगा, ना हर जगह स्टैरिक्स लगाने पड़ेंगे। यही काम मैं प्रिंटिंग के फंक्शन के साथ भी कर देता हूँ, ताकि हमें बार बार स्टैरिक्स के साथ डील ना करना पड़े। काम वही हो रहा होगा, रेफरेंशियल पासिंग हो रही होगी कि एड्रेस जा रहा होगा और एक्चुअल वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी, बट ये है कि आपको बार बार स्टैरिक्स नहीं लिखने पड़ेंगे हर जगह, इस कन्फ्यूजन से आप बच जाएंगे। तो हर जगह मैं रेफरेंशियल पासिंग कर देता हूँ, ये ले। तो अब इसमें भी वही काम होगा जो कि अभी तक हो रहा था, राइट। तो अब भी वैल्यू स्वैप्स हो रही हैं और स्वैपिंग हो रही है और प्रिंट हो रही है। फंक्शन टेम्पलेट का काम ये है कि लेट सपोज कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रिंग ए, ये चलें एक्स इक्वल्स टू अली एंड वाई इक्वल्स टू अहमद। ये दो स्ट्रिंग्स मैंने बनाई और इन स्ट्रिंग्स के साथ भी मैं वही काम करना चाह रहा हूँ जो कि अभी मैंने ऊपर इंटीजर्स के साथ किया है। यानी कि सबसे पहले मैं इन दोनों को स्वैप प्रिंट करूँगा और फिर स्वैप करके प्रिंट करूँगा। तो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो एक्स वाई को प्रिंट करूँगा ऑब्वियसली मैं, क्योंकि मैं अब इंटीजर्स सॉरी स्ट्रिंग्स के साथ काम कर रहा हूँ। कंट्रोल सी, इस जगह पर भी एक्स वाई चाहिए मुझे और इस जगह पर भी एक्स वाई चाहिए। तो वही काम जो कि अभी आपने इंटीजर पे किया वही आप स्ट्रिंग पे करना चाह रहे हैं। लेकिन जो एरर है, इस एरर का मुझे बताएं, ये एरर क्या है, आप लोग समझाएं मुझे। अ फ्यू स्टूडेंट्स शुड हैव बीन एबल टू फिगर दिस आउट। क्या इशू है? यस, द इशू इज़ के आप स्ट्रिंग भेज रहे हैं जबकि पैरामीटर में इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज प्रिंट के फंक्शन के अंदर आप इंटीजर को कैच कर रहे हैं, स्वैपिंग के फंक्शन के अंदर आप इंटीजर को कैच कर रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट इट, आप दोनों फंक्शन में एक ही काम करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो जो है इंटीजर हो। प्रिंटिंग करवाना भी, प्रिंट स्ट्रिंग की प्रिंटिंग भी इसी तरह से होती है, स्ट्रिंग की स्वैपिंग भी इसी तरह से होती है। बस ये है कि आप चाह रहे हो कि यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा आ जाए। अब तो आप क्या करोगे, आप हर जगह इस इंटीजर की जगह आप स्ट्रिंग लिख दोगे, लेकिन जब आप स्ट्रिंग लिख दोगे तो फिर वो इस फंक्शन पे काम नहीं करेगा। तो सोल्यूशन यही है कि आप इन दोनों फंक्शंस को दोबारा लिखो, सिर्फ इंटीजर को चेंज करके दोनों फंक्शंस को दोबारा लिखो। लेकिन एक और सोल्यूशन जिसको फंक्शन टेम्पलेट्स कहा जाता है वो ये है कि आप इसको ये ना बताओ कि इंटीजर आएगी, ये वो खुद ही फिगर आउट करे रन टाइम के ऊपर। आप बस बता दो कि कोई टाइप आएगी, किसी टाइप का आएगा, इंटीजर नहीं बताओ ना ही स्ट्रिंग बताओ, पहले से स्पेसिफाई ना कर दो आप कि ये आएगा। तो आप सिर्फ लिख दो कि भाई कोई किसी टाइप का वेरिएबल आएगा, उसके साथ आपने प्रिंटिंग भी करनी है और उसके साथ आपने स्वैपिंग करनी है। ये काम आपने इस टाइप के वेरिएबल के साथ करना है। अब वो टाइप क्या है, वो टाइप एक टेम्पलेट टाइप है, विच मीन्स आपने ये बता दिया कि दिस टाइप कीवर्ड इज़ अ जनरल टाइप जो कि फिगर आउट की जाएगी जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये दो टेम्पलेट फंक्शंस बन गए, एक ये और एक ये दो टेम्पलेट फंक्शंस बन गए। तो वही फंक्शंस हैं, वही सारा काम है, सिर्फ इंटीजर्स की जगह मैंने टाइप कर दिया। अब फ़ायदा ये होगा कि जब इंटीजर्स के साथ कॉल किए जाएंगे ये फंक्शन तो यहाँ पर इंटीजर तस्वुर किया जाएगा, जब स्ट्रिंग के साथ कॉल किए जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग तस्वुर किया जाएगा। और अब आपको एरर नहीं देगा कि वो जो टाइप है वो चेंज नहीं हो पा रही। 578 becomes 785, Ali Ahmed becomes Ahmed Ali, and all the primitive data types can be used in this type। और इसी तरह यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हो गई। ये बात हो गई फंक्शन टेम्पलेट्स की। अब बात करते हैं क्लास टेम्पलेट की। तो क्लास टेम्पलेट भी इसी तरह होता है। मैं इस पूरे कोड को मिटा रहा हूँ और एक क्लास टेम्पलेट बनाते हैं जल्दी से, छोटा सा। और हम ये कहते हैं कि हमने एक क्लास बनाई। अगले अगले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ें रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ की चीज़ों से रिलेट कर रही हैं। मैंने एक क्लास बनाई, माई क्लास, और उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट डाटा मेंबर रख दिया से इंटीजर x, और उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इन ऑर्डर टू सेट द वैल्यू
माई क्लास इंटीजर एस, कोई आर्गुमेंट आएगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, अच्छा एक ही फाइल में काम कर रहा हूँ मैं टाइम बचाने के लिए फ़िलहाल, x इक्वल टू आर्गुमेंट कर लिया मैंने, और इसी तरह फिर मैं गेट भी कर लेता हूँ इंटीजर गेट x, और इसका काम ये है कि ये रिटर्न करेगा x, नथिंग न्यू एज ऑफ नाउ। तो एक क्लास बनाई मैंने, अब उस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, उसकी वैल्यू रख दी जाए 5 सॉरी या 4, और फिर सी आउट कर दिया जाए obj डॉट गेट एक्स, राइट। तो सिंपल कोड है, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको प्रिंट करवा दिया, 4 प्रिंट हो रहा है। क्लास टेम्पलेट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फंक्शन टेम्पलेट में हमने ये कहा था कि डेटा टाइप डिपेंडेंट ना हो, तो मैं यहाँ पर भी डेटा टाइप डिपेंडेंट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर ये काम करना चाहता हूँ कि भाई एक्स को ये असाइन हो जाए और वो रिटर्न करे, काम ये हो सकता है, बस लिमिटेशन क्या है कि डेटा टाइप आपने इंटीजर रखी हुई है, तो आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। तो रादर देन कि आप पूरी अलग क्लास बनाओ जिसके अंदर सिर्फ डेटा टाइप इंटीजर की जगह एक स्ट्रिंग रख दो और ये सारी चीज़ें करो, आप यहाँ पर भी यही काम कर सकते हो। आप डेटा टाइप अपनी बना दो, आप कहो कि मेरी एक जनरल डेटा टाइप है जो कि रन टाइम पे आपने फिगर आउट करनी है कि वो क्या है। जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ वहाँ आप टाइप कर दो, यानी जहाँ जहाँ आप उस वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हो, उस वेरिएबल का काम कर रहे हो, वहाँ वहाँ आपने टाइप कर दिया। और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टेम्पलेट फंक्शन के अंदर आप करते हो, आप यहाँ पर लिख दिया आपने टेम्पलेट क्लास टाइप, नाम आपने अपना दे दिया कोई, बिल्कुल उसी तरह ये चीज़ बन जाएगी। बट एक इशू सॉरी एक चेंजिंग आपने इसमें ये करनी पड़ेगी कि जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हो अपने डाटा मेंबर की। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं स्ट्रिंग सेट करना चाह रहा हूँ, तो इट वुड जस्ट वर्क लाइक दैट, जिस तरह अभी हो रहा था, अहमद सेट हो गया। इसी तरह दिस डाटा टाइप विल चेंज फ्रॉम क्लास टू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। भाई इंटीजर टाइप का बनाते हैं, इंटीजर टाइप का बना देते हैं, वैल्यूज रख देते हैं 45 और 56। ओके सॉरी रीडेफिनेशन होगी ना, नाम चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अब वही सारी क्लास बनी हुई है, बट ये है कि उसके अंदर अब डेटा टाइप चेंज हो गई, 456 भी उसी तरह रिटर्न होकर प्रिंट हो गया। इसी तरह आप एक और ऑब्जेक्ट बना दें, और आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे फ्लोट चाहिए 0.6, एक और ऑब्जेक्ट आपने बनाया। तो आप ये काम इंटर नहीं हुआ हो, बस ये देखें कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तीनों के साथ ही क्लास काम कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड क्लास टेम्पलेट। स्क्रीन और मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर दें, मेरे पास कुछ इश्यूज़ के मैसेज आ रहे हैं कि आई थिंक कुछ रिकनेक्शंस हो रहे हैं या कोई इश्यूज़ हैं। कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, आई जस्ट मैं हर आर्गूमेंट तो आपको यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा, कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। ओके ओके, कांट आई जस्ट ओके एज यू विश। तो ये बात हो गई हमारी टेम्पलेट क्लास की। डिस्ट्रक्शन है, क्यों है डिस्ट्रक्शन? कुछ स्टूडेंट्स को तो साफ आ रही है, आपके इंटरनेट कनेक्शन में शायद कोई मसला हो। अच्छा अब बात करते हैं हम ज़रा पावर पॉइंट स्लाइड्स अब देख लें कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, कोडिंग थोड़ी सी देखने में टिपिकल लग रही है, लगेगी आपको, बट कंसेप्ट अगर क्लियर होगा आपका तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगी। तो ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिस तरह अभी मैंने आपको एक क्लास बनाकर दिखाई ना कि भाई ये टेम्पलेट क्लास बन गई, इसी तरह C++ के अंदर बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं, टेम्पलेट क्लासेस उनको कहा जाता है। और उन जो वो क्लासेस पूरी बनी हुई हैं, ऑब्वियसली चूँकि वो पहले बनी हुई हैं तो हम उनको लाइब्रेरी कहते हैं। C++ की लाइब्रेरी है, टेम्पलेट की एक अलग से लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, STL उसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एंड स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी। तो वो जो लाइब्रेरी है उसके अंदर एग्जैक्टली जिस तरह से अभी मैंने आपको एक क्लास बनाकर दिखाई ना, इसी तरह बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं।
उनका सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होता है। जो सबसे बड़ी जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एक्चुअली वो 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। वो ये हैं 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज़ कंटेनर, नंबर 2 इज़ एल्गोरिदम्स एंड नंबर 3 इज़ आइट्रेटर्स। कंटेनर, एल्गोरिदम और आइट्रेटर्स, यानी कि अब हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को एसटीएल को यूज़ करते हुए जो काम करेंगे उसका सबसे बड़ा फोकस होगा, सबसे पहला फोकस होगा कंटेनर। नाउ व्हाट इज़ अ कंटेनर? कंसेप्ट को क्लियर कर लें। व्हाट इज़ अ कंटेनर? अ कंटेनर इज़ अ थिंग इन विच यू कैन कंटेन थिंग्स। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप लें तो देयर इज़ अ बॉक्स जिसके अंदर आपने कोई चीज़ रखी हुई है। आपने एक बॉक्स है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए हैं, तो वो जो बॉक्स है इट इज़ कंटेनिंग मोबाइल फ़ोन्स, सो दैट बॉक्स इज़ अ कंटेनर। देयर इज़ अ मग ऑफ कॉफ़ी, तो वो जो मग है वो एक कंटेनर है जो कि कंटेन करता है कोई लिक्विड चीज़, चाहे वो कॉफ़ी हो चाहे वो पानी हो। इसी तरह यू गॉट बॉटल्स, उस बॉटल्स के अंदर आप जो है लिक्विड फ्लूइड को किसी तरह का रख सकते हैं। इसी तरह यू गॉट अ कंटेनर, कबर्ड आपका जो होता है वो एक कंटेनर है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रख लेते हैं। बहुत सारे कंटेनर्स रियल लाइफ में होते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स, आप सी प्लस प्लस की बात करते हैं, वेरिएबल्स कंटेनर्स हैं। वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, तो जो वेरिएबल्स हैं वो कंटेनर है। इसी तरह सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग इज़ अ कंटेनर, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा चीज़ें स्ट्रिंग, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं और वो सीक्वेंशियल वे में स्टोर हो रहे हैं। इसी तरह एक और कंटेनर है, यस अटेंडेंस लगा दें एलएमएस के ऊपर। इसी तरह बहुत सारे कंटेनर सी प्लस प्लस के अंदर हैं। जो सबसे कॉमन कंटेनर हम यूज़ करते हैं ना सी प्लस प्लस के अंदर, बात आपको यहीं से समझ में आ जानी चाहिए, अगली जो 1 मिनट में मैं बात बताने लगा हूँ। जो सबसे कॉमन कंटेनर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता था कि उसको हम कंटेनर कह सकते हैं, दैट कंटेनर इज़ कॉल्ड एरे। जो आप एरे बनाते हैं ना, आप एरे बनाते हैं, आप उसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर भी करते हैं, उसको पार्स भी करते हैं। पार्स का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तक सारी वैल्यूज़ को आप जो है वो रोटेट करवा के और प्रिंट करवा रहे होते हैं, कभी इसको प्लस कर रहे होते हैं, आप ये काम भी कर रहे होते हैं। तो एरे इज़ एक्चुअली ये कंटेनर जो कि इस लाइब्रेरी के अंदर है। इस लाइब्रेरी को अब हम आज और खोल कर देखेंगे कि और क्या क्या है इसके अंदर। एरे का तो हमें पता है कि क्या है, वो हम खुद बनाते हैं, लेकिन C++11 यानी C++11 जो वर्जन आया और उसके बाद जो C++17 और उसके बाद C++ के जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं C++11 के बाद से, उसके अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बनाई गई है। यानी एरे तो यूज़ हो ही रहा था, लेकिन एक अलग से लाइब्रेरी बनाई गई है ताकि आप और भी मुख्तलिफ़ तरह के डाटा को स्टोर कर सकें। पहली बात हो गई है कंटेनर। कंटेनर बहुत सारे बनाए हैं, हम आगे चल के देखते हैं कौन कौन से कंटेनर है। दूसरा कंपोनेंट एसटीएल का है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि जिस कंटेनर के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। यानी कि ऐसे समझें कि कंटेनर जो है वो कंटेन करेगा डाटा को, डाटा मेंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो कंटेनर में आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअली उस डेटा के ऊपर आपने क्या काम करना है। आया आपने उसमें से कोई चीज़ सर्च करनी है, आया आपने उसको सॉर्ट करना है, आया आपने उसको प्रिंट करवाना है, आया आपने उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई वैल्यू डिलीट करनी है, बेतहाशा और फंक्शंस होते हैं। वो जो फंक्शंस आप इस कंटेनर की वैल्यूज़ के ऊपर चला सकोगे ना, वो भी बने हुए हैं ऑलरेडी, और उनको कहा जाता है एल्गोरिदम्स। कि भाई एसटीएल के अंदर कंटेनर तो हैं ही, यानी कि आप वैल्यूज़ को कंटेन कर सकते हो, साथ साथ एल्गोरिदम्स भी बने हुए हैं कि आपको किसी कंटेनर का साइज़ मालूम करना है, किसी कंटेनर के अंदर से कोई वैल्यू डिलीट करनी है, किसी कंटेनर का साइज़ चेंज करना है, वॉट वो उन सारों की फंक्शनैलिटीज़ भी ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। और तीसरी चीज़ है आइट्रेटर। आइट्रेटर थोड़ा सा एक ट्रिकी कंसेप्ट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। आइट्रेटर का मतलब ये है कि वो जो कंटेनर है ना, अब चूंकि वो एक एरे नहीं है, सिर्फ एक एरे नहीं है, एरे को आप किस तरह से पार्स करते हो, आप बता देते हो कि उसका वो क्या है, इंडेक्स नंबर। आप कहते हो ARR1 पे क्या पड़ा हुआ है, ARR0 पे क्या पड़ा हुआ है, ARR7 पे क्या पड़ा हुआ है, आप इस तरह कहते रहते हो। लेकिन जो आगे चल के आप STL के कंटेनर्स देखोगे ना, उनकी शक्लें कुछ इस तरह की हैं, उनकी बनावट कुछ इस तरह की है कि आप उनको हमेशा इंडेक्स नंबर की तरह पर यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फलां कंटेनर के अंदर जो पहली वैल्यू है वो बता दो। हो सकता है पहली वैल्यू कोई हो ही ना, हो सकता है सारी वैल्यूज़ हीप की तरह पड़ी हुई हों कि भाई वो पहली वैल्यू तो कोई है ही नहीं। आप ये बता दो, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पाइल ऑफ शर्ट्स पड़ा हुआ है, बहुत सारी शर्ट्स आपस में रखी हुई हैं ऊपर नीचे, आपको पता नहीं लग रहा कौन सी ऊपर रखी है कौन सी नीचे रखी है, आपस में वो मिल चुकी हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि पहली शर्ट उठा कर दो, तो देयर इज़ नो पहली शर्ट, पहली शर्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि एक शर्ट की किसी की आस्तीन ऊपर आ रही है, तो वो जो दूसरी शर्ट है एक्चुअली वो ऊपर है, दूसरे की सिर्फ आस्तीन ऊपर आ रही है।
तो इस तरह बहुत सारी अगर चीज़ें रखी हुई हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से पहली चीज़ मुझे उठा कर दो। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो येलो शर्ट है वो उठा कर दो। तो आप देख रहे हैं कि डाटा का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है आपका। अब आप इंडेक्स नंबर की तरह नहीं इसको डील कर सकते कि पहली चीज़ उठा कर दो, 0 पे पड़ी हुई चीज़ या 1 पे पड़ी हुई चीज़। तो इस तरह की डाटा, चूँकि अब डाटा का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा, आगे जाकर मुख्तलिफ तरह के कंटेनर्स आएंगे, तो जब आप इंडेक्सिंग यूज़ नहीं कर सकोगे तो आप यूज़ करोगे आइट्रेटर्स। आइट्रेटर्स आर लाइक पॉइंटर्स, जो कि पॉइंट कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। वो ना वैल्यू पहली होती है, ना वो वैल्यू येलो होती है, ना वो वैल्यू दूसरी होती है, ना वो वैल्यू एंड होता है। बस वो एक वैल्यू होती है। उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, उस सिर्फ और सिर्फ एड्रेस, उस चीज़ का एड्रेस क्या है, और वो एड्रेस आइट्रेटर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यानी कि इस बात पूरी का लुब्बे लुबाब ये हुआ कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है किसी एक दूसरे से। कंटेनर डाटा को स्टोर करेगा, अल्गोरिदम्स उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। आइट्रेटर्स उन सारे डाटा को पार्स कर सकते हैं। पार्स का मतलब ये होता है कि शुरू से लेकर एंड तक सारे डाटा को देख लेना। जिस तरह हम एरे को जब प्रिंट करते हैं तो हम पार्स कर रहे होते हैं एक्चुअली एरे को, कि 0 से लेकर 10 तक सारे मेंबर्स को प्रिंट कर दिया जाए। तो जो सारी चीज़ों को देख लेना, सारी चीज़ों से गुजर जाना, इसको कहा जाता है पार्सिंग। तो कंटेनर स्टोर्स डाटा, अल्गोरिदम मैनिपुलेट्स डाटा, आइट्रेटर्स पार्स डाटा। तो ये तीन चीज़ें हम करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो कंटेनर के ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट आर कंटेनर्स? अ कंटेनर इज़ अ वे दैट स्टोर डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ मेमोरी। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं। सो STL की अगर हम बात करते हैं कंटेनर की, तो दी STL कंटेनर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय टेम्पलेट क्लासेस। जस्ट लाइक आई सेड कि STL कंटेनर्स जो हैं वो टेम्पलेट क्लासेस की तरह बने हुए हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको माई क्लास बनाकर दिखाई थी ना एक, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ द डाटा टाइप आप डाटा को स्टोर भी कर सकते थे, मैनिपुलेट भी कर सकते थे, प्रिंट भी करवा सकते थे। इसी तरह C++ के अंदर भी ये सारा काम STL का जो है वो टेम्पलेट क्लासेस के तौर पर बना हुआ है। यानी कि जब आप उस टेम्पलेट को यूज़ करो तो आप बता दो कि इसके अंदर आपने किस तरह का डाटा स्टोर करना है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो दो तरह के कंटेनर्स एग्जिस्ट करते हैं STL लाइब्रेरी में। एक होते हैं सीक्वेंस कंटेनर्स और एक होते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स। सीक्वेंस कंटेनर्स एंड एसोसिएटिव कंटेनर्स, इन दोनों का फ़र्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जाके स्लाइड्स आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सीक्वेंस कंटेनर देखें, ऐसे कंटेनर्स होते हैं। पहले तो कंटेनर्स का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। कंटेनर जिस तरह से अभी मैंने बताया कि लेट्स सपोज एक बॉक्स के अंदर आपने मोबाइल फ़ोन्स रख दिए एक दूसरे के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई पहला मोबाइल उठा कर दो, यानी कि जो आपने सबसे आखिर में रखा सबसे ऊपर, आप सिर्फ उसको उठा सकते हो, राइट। एक ये हो गया डाटा का स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि मैं बॉक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन्स ऊपर नीचे ना रखूँ, बल्कि एक बॉक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन्स आगे पीछे करके रख दूँ। आगे पीछे का मतलब ये है कि आपने मोबाइल जो रख दिया वो एक के बाद दूसरा रखा, एक के ऊपर दूसरा नहीं रखा। आई थिंक यू कैन विजुअलाइज दैट। तो अगर वो एक के बाद दूसरा रखा है तो आप जब मोबाइल निकालोगे तो जो आपने लास्ट में रखा है आप उसको उठा सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो जो बॉक्स जिसके अंदर आपने मोबाइल फ़ोन्स पुश किए हैं एक के बाद एक, वो दोनों तरफ से ओपन है, तो सबसे पहले अगर मैं निकालूंगा तो वो मोबाइल फ़ोन निकलेगा जो कि मैंने सबसे पहले अंदर डाला हूँ। इसको आप ऐसे कंसिडर कर लें कि जब आप एक बैंक के अंदर जाते हैं और आप लाइन में लगे हुए होते हैं, तो वो जो लाइन होती है, वो जो क्यू बनी हुई होती है, ये एक तरह का डाटा स्टोर हो रहा है। अब इसमें होता है कि डाटा तो स्टोर हो गया, लेकिन आप सिर्फ एक्सेस किस डाटा को कर सकते हो, या तो जो कि सबसे पहले है या जो कि सबके आखिर में है। इसी तरह एक डाटा को आप स्टोर करते हो कि आपने बहुत सारी बुक्स रख दी, एक के ऊपर दूसरी बुक रख दी, आपने बहुत लंबा स्टैक बना दिया, इसको कहा जाता है स्टैक। अब वो स्टैक भी एक डाटा को स्टोर करने का तरीका है। देखें, एरे से बहुत आगे चले गए हैं अभी हम। स्टैक भी एक डाटा को स्टोर करने का तरीका है। उसमें ये क्या है, उसमें ये है कि आप एक बुक अगर नई आपने रखनी है तो वो टॉप पर रखनी पड़ेगी, आप नीचे नहीं रख सकते वो बुक। चलें, अगर आप ये कहते हैं कि आप वो नीचे रखते भी हैं, आपने बुक का स्टैक उठाया, 10 बुक्स रखी हुई थी, आपने उन 10 की 10 बुक्स को उठाया और उसके नीचे एक और बुक रख दी, अब बुक 11 हो गई। अब जो नई बुक है, जो लेटेस्ट बुक है, वो कहाँ पर है, वो सबसे नीचे है। अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि उस बुक को निकालना है तो आपको वो 10 की 10 दोबारा उठानी पड़ेंगी और नीचे से फिर 11वीं बुक निकालनी पड़ेगी, या पहली, जो भी आपका हो। ये स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं डाटा के। अब हर जगह इंडेक्सिंग नहीं है कि पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ या 5वीं चीज़। अब इंडेक्सिंग चेंज हो रही है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये डाटा एक सर्कल की तरह स्टोर हुआ है, कंसिडर करें
कि एक लाइन, जिस तरह से अभी मैंने बैंक की आपको लाइन बनाई ना, बताई ना, क्यू बनी हुई है। अब वो जो क्यू बनी हुई है, कंसिडर करेंगे वो क्यू स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक सर्कल है। अब अगर वो सर्कल है तो क्या मैं इंडेक्सिंग बता सकता हूँ कि भाई 0 पे कौन है और 1 पर कौन है और 2 पर कौन है, या इस तरह किसी चीज़ पर क्या है? नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्या है। अब मैं सिर्फ किसी दूसरी चीज़ से पहचान सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वाइट शर्ट में खड़ा हुआ बंदा। अब अगर एक सर्कल में बंदे खड़े हुए हैं और आप सर्कल के बाहर हैं और आप पॉइंट करना चाहते हैं किसी की तरफ, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले बंदे की तरफ देखो या दूसरे बंदे की तरफ देखो। यू वुड हैव टू स्पेसिफाई इट्स की, कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ क्या है। आपको ये बताना पड़ेगा कि यार वो जो बंदा, वो जो चश्मा लगा के खड़ा हुआ है उसको देखो, या वो बंदा देखो जिसने वो फलां कलर की शर्ट पहनी हुई है। डेटा चेंज हो रहा है, उसको आइट्रेट करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, उसको अल्गोरिदम्स उसके ऊपर दूसरे अप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो इतनी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई, इनको C++ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ने दो तरह की चीज़ों में कन्वर्ट किया है, दो तरह की चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहला उसने कहा कि भाई एक तरह के होते हैं, इन सब में से एक को हम कहेंगे सीक्वेंस कंटेनर्स और दूसरे को हम कहेंगे एसोसिएटिव कंटेनर्स। सीक्वेंस कंटेनर का मतलब ये है ऐसे कंटेनर्स जिसके अंदर नंबरिंग हो, एक के बाद एक चीज़ आ रही हो, एक से पहले एक चीज़ आ रही हो। जिस तरह आम जो आप एरे कहते हो, वो एक एरे एक सीक्वेंस कंटेनर है। विच मीन्स कि अब भाई जो 5th नंबर पर चीज़ पड़ी हुई है, तो 5th नंबर का मतलब यही है, इट इज़ डिफाइनिंग दिस, कि अगर ये चीज़ 5th नंबर पर है तो 4th नंबर पर भी कोई चीज़ है, 6th नंबर पर भी कोई चीज़ है, राइट। इसी तरह अगर 2nd नंबर पर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो इसका मतलब यही है कि उससे पहले भी कोई चीज़ है और उसके बाद भी कोई चीज़ है, अगर उसका एंड नहीं है तो अगर एंडिंग के मेंबर्स को हम हटा दें तो एरे का मतलब यही है कि वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, राइट। पहली बात तो ये हो गई। तो सीक्वेंस कंटेनर्स हैं, और भी बहुत से सीक्वेंस कंटेनर्स हैं, कुछ पे बात करेंगे अभी। फिर आते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जिसके अंदर नंबरिंग नहीं होती। ये नहीं होता कि भाई ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये पाँचवीं चीज़ है, ये आखिरी चीज़ है, बल्कि ये होता है कि ये येलो कलर की चीज़ है, ये ब्लू कलर की चीज़ है, ये इंटीजर टाइप की चीज़ है, ये फलां टाइप की चीज़ है, ये बड़ी शर्ट है, ये छोटी शर्ट है, ये अच्छा मोबाइल है, ये बुरा मोबाइल है, इसमें रैम इतनी है, इसका जो है डिस्प्ले ऐसा है, ये फ़लाँ टीचर है, ये फ़लाँ टीचर है, ये फ़लाँ कोर्स पढ़ाता है। अब यहाँ पर देखें नंबरिंग नहीं चल रही है। ये नहीं है कि इट इज़ फर्स्ट टीचर, इट इज़ सेकंड टीचर, नो, दिस टीचर टीचेज ऊप, दिस टीचर टीचेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और वट एवर अदर सम कोर्सेज। अब यहाँ पर पहचानने की तरीका ये नहीं है कि 0 पर कौन है और 1 पर कौन है। यहाँ पर पहचानने का तरीका ये है कि ऊप कौन पढ़ा रहा है और ऊप कौन नहीं पढ़ा रहा है, या ऊप कौन पढ़ा रहा है और आईटीसी कौन पढ़ा रहा है। तो ये जब तरीके अलग हो जाते हैं, यानी कि जिस जगह पर सीक्वेंस ना हो, जिस जगह पर 1 2 3 की सीक्वेंस ना हो, उन कंटेनर्स को, उनमें जो डेटा स्टोर किया जा सकता है, इस तरह के कंटेनर्स को हम कहते हैं एसोसिएटिव कंटेनर्स। तो कुछ सीक्वेंस कंटेनर्स की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस कंटेनर्स हैं वेक्टर, लिस्ट, क्यू। वेक्टर इज जस्ट लाइक एन एरे, list is just like an array again, but every data of between every middle data of this list is connected with its predecessor as well and its predecessor as well. इसी तरह डी क्यू, इनके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। एक बात आप ज़रा गौर कर कीजिएगा, बल्कि मैं आपको बताता चलता हूँ कि जितने भी सारे सीक्वेंस कंटेनर्स हैं और जितने भी सारे एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं, उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है। देयर आर टेंस ऑफ सीक्वेंस कंटेनर, टेंस ऑफ एसोसिएटिव कंटेनर्स एग्जिस्टिंग इन C++ लाइब्रेरी। सो कुछ के ऊपर हम काम करेंगे, बाकी जो डिटेल है वो आप लोग जाके खुद उस पर देखिएगा कि कौन सी चीज़ आप लोगों ने काम में लानी है। सो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर की, कि भाई व्हाट इज़ अ वेक्टर। वेक्टर इज़ जस्ट लाइक एन एरे। बस ये है कि इस वेक्टर के अंदर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। अब इसका काम क्या होता है, किस तरह से आप इस वेक्टर को बना सकते हैं। तो आपने कहा कि भाई मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, आप लिखेंगे वेक्टर विच इज़ अ कीवर्ड, और आप बता देंगे अपने उस वेक्टर का नाम। आप देखेंगे ये जो चीज़ है, इसको मैं अगर मिटा दूँ तो ये सिंपल आपकी उसी तरह है जिस तरह आप एक सिंपल क्लास के मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपने वेक्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, माई वेक्टर। ये जो इंटीजर मैंने लिखा है, ये इस वजह से लिखा है कि भाई वेक्टर के अंदर जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वेक्टर के अंदर जो कि मैंने बनाया है, उसमें वो सारी फंक्शनैलिटीज़ इंट टाइप की हो जाएं। जिस तरह अभी मैंने सारी फंक्शनैलिटीज़ कभी इंटीजर की थी, फिर स्ट्रिंग की थी अपनी क्लास बनाते हुए, उसी तरह भाई मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट का जो है आपने नाम दे दिया। अब आपने बता दिया कि उस लिस्ट के अंदर इस तरह की होना चाहिए सारा डाटा, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, या फिर किसी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का होना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप का होना चाहिए, कोई क्लास आपने बनाई थी उस टाइप का होना चाहिए।
ये एक और सीक्वेंस कंटेनर हो गया। फिर आते हैं एसोसिएटिव कंटेनर के ऊपर। तो एसोसिएटिव कंटेनर के अंदर है सेट, मल्टी सेट, मैप, मल्टी मैप। इसमें फ़ायदा क्या होता है? इसमें फ़ायदा ये होता है, अगर आपने सेट बना दिया तो ये माई सेट आपने बना दिया, मल्टी सेट बना दिया। मैप की अगर हम बात करते हैं तो मैप भी आप इसी तरह बना सकते हैं। कोड अभी करके दिखाता हूँ आपको तो थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। फिर एल्गोरिदम के ऊपर आते हैं। तो एल्गोरिदम आर द मेंबर फंक्शंस ऑफ दीज क्लासेस। तो अगर मुझे इस सेट के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा माई सेट डॉट वो फंक्शन, डॉट ऑपरेटर के साथ, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को आपने यूज़ करना है, आप डॉट लगाएं और फंक्शंस को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फाइंड का फंक्शन है, काउंट का फंक्शन है, सॉर्ट है, मर्ज है, कॉपी है, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस हैं और। फिर आते हैं आइट्रेटर्स के ऊपर। तो आइट्रेटर्स जिस तरह से मैंने कहा कि दीज आर पॉइंटर्स जो कि एड्रेस स्टोर करते हैं आपके मेंबर्स का, आपके टेम्पलेट लाइब्रेरी के, आपके कंटेनर के मेंबर्स का। भाई बहुत सारे रखे हुए हैं, उसमें से किसकी बात कर रहे हैं आप? देयर इज़ नो 0 1 2 3, देयर आर पॉइंटर्स। तो उन पॉइंटर्स को आप यूज़ करते हुए वो जो पॉइंटर्स हैं उनको आइट्रेटर्स कहा जा सकता है। तो अब आते हैं इसकी कोडिंग के ऊपर और फिर इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। कोड्स मैंने लिखे हुए हैं पहले से, मैं उन कोड्स को समझाता चलूँ आप लोगों को। सो जो कोड हमने लिखे हैं दीज आर, अच्छा सारे ने मैंने नहीं बनाए, मैंने वेक्टर के ऊपर आपको बनाकर दिखाया है कि वेक्टर क्या है, सेट और मैप। ये तीन कंटेनर्स को हम देखेंगे, जिनमें से सेट और मैप जो हैं वो एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं, और जो वेक्टर है वो एक सीक्वेंशियल कंटेनर है। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो मेन के अंदर आते हैं हम, और हम ये कहते हैं कि या आपने एक वेक्टर बनाया, उसका नाम रख दिया फर्स्ट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर आप गौर करके समझ लें एक दफ़ा। आपने एक वेक्टर बनाया, उसका नाम रख दिया आपने फर्स्ट, और आपने कहा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगी। इंटीजर टाइप का वेक्टर बना दिया आपने। अब देखें वेक्टर वही टेम्पलेट क्लास है जिस तरह अभी मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। आप चाहें तो स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हैं, इस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है। स्ट्रिंग टाइप का बनाते हैं, आप बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ये है कि इसको बनाने के लिए इसके कंस्ट्रक्टर्स भी बहुत सारे बने हुए हैं। इस क्लास के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं। क्विकली मुझे ये बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यस, बताएं मुझे ज़रा कि यहाँ पर कौन सा कंटेनर कॉल हो रहा है। वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट हेयर। वी विल जस्ट कंटिन्यू द क्लास, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग देखकर स्टूडेंट समझ सकते हैं। देखें यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। भाई जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, आपने क्लास का नाम लिखा, आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, और अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो ये देखें यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वेक्टर का। वेक्टर बनाया आपने, उसका नाम रखा सेकंड, स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर बनाया आपने, और आपने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। उसमें दो चीज़ें आती हैं, जो वेक्टर का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, उसमें दो चीज़ें आ सकती हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। पहली चीज़ ये है कि आपने बता दिया कि इसके 4 मेंबर बनेंगे, और उन चारों के अंदर जो है वो, या पहले 4 मेंबर जो होंगे उसके, उन चारों के अंदर अली सेव हो जाएगा। तो आपने बता दिया ये वैल्यू सेव हो जाए शुरू के चारों वेरिएबल्स के अंदर। अच्छा, एक और आपने वेक्टर बनाया, आपने उसको भी एक कंस्ट्रक्टर से कॉल किया। अब ये कंस्ट्रक्टर ये कह रहा है कि भाई एक वेरिएबल वेक्टर आपने बनाया स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन उसके अंदर चारों के अंदर अली आपने नहीं भेजा। आपने ये कहा कि भाई जो सेकंड बना हुआ है ना, ये जो वेक्टर बना हुआ है, सेकंड वेक्टर के स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और उसके एंड तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी थर्ड में आ जाएंगी। तो ये भी हो गया। फिर आपने कहा कि भाई एक और वेक्टर बनाया जाए, इसका नाम रखा जाए फोर्थ, स्ट्रिंग टाइप का हो वो, उसके अंदर आप पेस्ट कर दो, उसके अंदर आप कॉपी कर दो थर्ड। आपने लिख दिया थर्ड, ये कॉपी हो जाएगा फोर्थ के अंदर, यानी जो वैल्यूज़ थर्ड के अंदर है वो सारी की सारी फोर्थ के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा भी एक दो कंस्ट्रक्टर्स हैं इसके, मैं चाहूँ तो सिर्फ एक ही आपको बता दूँ यहाँ पर, बट वेक्टर के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहें तो वेक्टर इस तरह बनाएं, चाहें तो इस तरह बनाएं, चाहें तो इस तरह बनाएं, चाहें तो इस तरह बनाएं। फिर इसके बाद मैंने आउटपुट की है वैल्यूज़। अच्छा, आउटपुट में चाहूँ तो ये जो आउटपुट वेक्टर का मैंने एक अलग फंक्शन बनाया है, ज़रूरत नहीं थी इसकी। मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरा का पूरा जो लूप है वो यहाँ पर भी कॉपी करूँ, यहाँ पर भी करूँ, यहाँ पर भी करूँ, क्योंकि मैं हर एक वेक्टर को जो है वो
यूज़ करना चाह रहा हूँ, हर वेक्टर को जो है प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बार बार ये फॉर वाला चीज़ नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने एक पॉइंटर बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। अच्छा जी, आउटपुट वेक्टर में मैंने फर्स्ट भेजा, फर्स्ट इज़ अ वेक्टर। ये वेक्टर जब आउटपुट वेक्टर में आया तो ये आइटम्स में कॉपी हो गया, कॉपी नहीं हो गया बल्कि रेफरेंस आ गया, यानी एक्चुअली आइटम्स प्रिंट हो रहे होंगे फर्स्ट के ही। तो भाई फर्स्ट आपने भेजा। अब आपने लूप किस तरह से लगाया, देखें ये आ गया आइटरेटर। अब चूंकि आप यहाँ पर i इक्वल टू 0 और i लेस देन समथिंग और i प्लस प्लस नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने आइटरेटर का इस्तेमाल किया। आइटरेटर क्या करता है भाई, आइटरेटर ये करता है कि आपने वेक्टर टाइप का, यानी कि जिस तरह का भी आपका वेक्टर था, आपने बताया कि भाई वेक्टर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का आइटरेटर यूज़ करो, उसका नाम रख दो IT। एक नया आइटरेटर आपने बनाया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी देर में समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली लूप किस तरह से काम कर रहा है। कंसिडर कि ये एक सिंपल एरे है। अगर ये एक सिंपल एरे होता तो मैं ये काम करता जो मैंने यहाँ किया है, बस उसमें चेंजिंग क्या होती कि ये आइटरेटर IT टाइप का नहीं होता बल्कि इंटीजर टाइप का होता। और इस आइटरेटर में मैं इसका बिगिनिंग एड्रेस नहीं डालता, बल्कि मैं क्या कहता, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। फिर मैं इसको रोकने के लिए ये ना कहता कि भाई जहाँ तक एंड नहीं हो जाता इस वेक्टर का तब तक ये चलते रहो, बल्कि मैं इसको ये कहता कि चूंकि मेरे एरे का साइज़ 10 है तो भाई यहाँ पर 10 रखा जाए, 10 तक चले। और इसी तरह प्लस प्लस IT, यानी कि एक एडिशन होता रहे, एक एडवांस होता रहे। एग्जैक्टली वही चीज़ है। और यहाँ पर IT को डी रेफरेंस करके प्रिंट करने के बजाय मैं ये लिखता कि भाई ये प्रिंट हो जाए, इस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू। यही काम यहाँ पर हो रहा है। आप बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग का एड्रेस डालते हैं IT में, उसको आप प्रिंट करते हैं, उसकी वैल्यू, ऑब्वियसली एड्रेस तो प्रिंट नहीं करना, उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, उसका वैल्यू आप प्रिंट करते हैं। फिर आप ये चेक करते हैं, प्लस प्लस करते हैं, यानी कि एड्रेस में एक का इजाफा करते हैं। और फिर आप ये चेक करते हैं कि आया ये एड्रेस एंडिंग एड्रेस तो नहीं है। ये जो एंड का फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, एंडिंग एड्रेस इस चीज़ का। अगर ये एंडिंग है तो ये लूप रुक जाएगा, वरना ये लूप चलता रहेगा और आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करके देगा। तो अब अगर मैं आपको इसको रन करवा कर दिखाऊँ तो ये हर एक को जो है वो रन कर रहा है। अच्छा, आउटपुट वेक्टर फर्स्ट कॉल नहीं हो, फर्स्ट के साथ कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि आउटपुट वेक्टर देखें स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर ले रहा है, जबकि जो फर्स्ट है वो इंटीजर टाइप का है। तो मैं इसको प्रिंट नहीं करवाता, बाकियों को प्रिंट करवाता हूँ। राइट, तो ये फर्स्ट वेक्टर में कुछ नहीं है। सेकंड वेक्टर के अंदर चारों चीज़ें, 4 दफ़ा अली प्रिंट किया आपने, आ गया। सेकंड डॉट बिगिन से लेके सेकंड डॉट एक्स, सेकंड के बिगिन से लेके सेकंड के एंड तक आपने सारी चीज़ें थर्ड में कॉपी की, और जब थर्ड प्रिंट हुआ तो उसने भी वही सारी चीज़ें प्रिंट की, क्योंकि वो सारा कॉपी हो गया था। फिर आपने फोर्थ बनाया और फोर्थ में थर्ड को कॉपी कर दिया, यानी फोर्थ के अंदर भी यही सारी चीज़ें आ गई। लेकिन फोर्थ प्रिंट करने से पहले आपने एक और फंक्शन कॉल किया, और ये फंक्शन क्या है, पॉप बैक। पॉप बैक का फंक्शन क्या करता है कि जो आखिरी वैल्यू आपने डाली होती है ना, उसको रिमूव कर देता है, पॉप कर देता है, आखिरी वैल्यू ऊपर से उठा लेता है। तो जब आप इसको पॉप बैक करेंगे तो जो एक वैल्यू ऊपर थी जो कि अली ही थी, वो पॉप हो गई, और जो फोर्थ वेक्टर आपने प्रिंट किया तो वो सिर्फ 3 दफ़ा आगे अली प्रिंट हो रहा है। राइट, सो वेक्टर के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। बिगिन का है, एंड का है, जो कि आप आइटरेटर के तौर पर यूज़ करके उसको आइटरेट करके और एक एक करके सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकते हैं। ये बात हो गई वेक्टर की। अब अगली चीज़ पे आते हैं। अच्छा, वेक्टर की तरह आप और भी दूसरे सीक्वेंशियल कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। सेट के ऊपर आते हैं। अब सेट क्या है, सेट भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अभी वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरह सेट का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये सेट किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग टाइप का सेट है, उसके अंदर अली, कंप्यूटर और SMIO आपने स्टोर करवा दिया, और फिर आपने उसको प्रिंट करवाया। अब ये कोड अगर आप 1 मिनट के लिए देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वही चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको वेक्टर पे करके दिखाई। यानी कि इट डजेंट मैटर कि आप किस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बस ये है कि आपने जो आइटरेटर यूज़ करना है उससे पहले बता देना है कि ये सेट का आइटरेटर है या वेक्टर का आइटरेटर है या किस चीज़ का आइटरेटर है। रिटर्न वो जो है पॉइंटर ही करेगा। देख लें पहले। राइट, तो वही चीज़ है कि भाई आपने स्ट्रिंग का एक आइटरेटर बनाया, कौन सा आइटरेटर यूज़ कर लें, आइटरेटर यूज़ कर लें, डजेंट मैटर, एक ही चीज़ें दोनों। पी, अब पी के अंदर आपने सबसे पहले बिगिनिंग एड्रेस डाला, जब तक कि वो एंड नहीं हो जाता आपने उसको इंक्रीमेंट करवाया और उसको डी रेफरेंस करके प्रिंट करवाया, यानी कि पूरे सेट को प्रिंट कर दिया।
फिर आपने इस काम से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि सेट के अंदर और वेक्टर के अंदर एक्चुअली फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि सेट के अंदर वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैं एक और वैल्यू स्टोर करवाता हूँ अली, तो ये अली सिर्फ एक ही दफ़ा स्टोर होगा, दूसरी दफ़ा स्टोर नहीं होगा। ये सेट की पहली प्रॉपर्टी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी इज़ दिस कि सेट के अंदर वेक्टर की तरह ये वैल्यूज़ स्टोर होंगी, लेकिन सेट की ये प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ स्टोर नहीं हो सकती। एक दफ़ा अली स्टोर हो गया तो इट वुड बी द फाइनल थिंग, अली एक दफ़ा ही स्टोर होगा, उसके अलावा स्टोर नहीं हो सकता। कंप्यूटर एक दफ़ा ही स्टोर होगा, उसके अलावा स्टोर नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसमें स्ट्रिंग से हट के इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर आ जाता हूँ। ये वैल्यूज़ मैंने रखी हैं। अब इसी तरह मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर। सेम इज़ द केस विद दिस आइटरेटर भी मैं अब इसका इंटीजर टाइप का ही करूँगा। एंड कोई वैल्यू अगर मुझे इंसर्ट करवानी है, इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। राइट, सो ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, अब अगली कोई चीज़ और कहने से पहले मैं इसको सिर्फ आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। सिर्फ यहीं तक प्रिंटिंग पे गौर कीजिएगा और ना देखिएगा कुछ। इन ऑर्डर टू नॉट कन्फ्यूज़ यू गाइज, मैंने बाकी सारी आउटपुट भी छुपा दी है। बस ये आउटपुट, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी आउटपुट ये आ रही है 3, 5, 6, 7, 45। तो देखें, आप सेट बनाया ना आपने इतनी सारी वैल्यूज़ डाली, लेकिन 3 देखें एक ही दफ़ा प्रिंट हो रहा है। 5 आ गया, 6 आ गया, क्योंकि 3 डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो सेट की है वो ये कि ये जब भी स्टोर करेगा इसके अंदर वैल्यूज़ सॉर्टेड में करेगा, सॉर्टेड करके करेगा, सॉर्टेड वे में स्टोर करेगा। आप देखें कि 45 बिल्कुल एंड में प्रिंट हुआ है, हालांकि उसको मैंने स्टोर 5 से पहले करवाया था, लेकिन 5 जो है वो अपनी जगह पर ही प्रिंट हुआ है। तो सेट में एक ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि जो आप वैल्यूज़ इंटर करोगे उसके अंदर वो सॉर्टेड वे में प्रिंट होगी, सॉर्टेड वे में स्टोर होंगी, चाहे आप कैसे भी स्टोर करवाना चाहें। तो ये बात तो यहाँ तक की हो गई। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने एक फंक्शन कॉल किया। 1 मिनट के लिए इसको भी इग्नोर कर दें जो मैंने सेलेक्ट किया। आपने एक फंक्शन कॉल किया, आपने कहा कि भाई इस सेट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए 87। इसको मैं अगर 1 मिनट के लिए मिटा दूँ, आपने कहा कि भाई एस के अंदर एक और वेरिएबल चला जाए इंसर्ट 87, तो इस सेट के अंदर आपने डाल दिया। देखें, अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर आपको सीक्वेंस नहीं रखना है। आप ये नहीं कह रहे कि पहले ये जाए बाद में ये जाए, राइट। इट इज़ अ एसोसिएटिव कंटेनर। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि 0 पे क्या पड़ा हुआ है और 1 पे क्या पड़ा हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि सेट के अंदर है या नहीं है वो चीज़। तो वो 87, अब देखें मैं 87 अगर 0 पे रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, रख ही नहीं सकता मैं। सीक्वेंस कोई है ही नहीं। सीक्वेंस सिर्फ ये है कि इसके बाद बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू नहीं आएगी। तो आपने एस के अंदर इंसर्ट किया 87, अब इंसर्ट हो जाएगा 87। फिर जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो वो 45 के बाद 87 भी प्रिंट करेगा, राइट। तो आपने ये कहा कि भाई ये एस डॉट इंसर्ट हुआ। 1 मिनट के लिए इसको भी इग्नोर करें और इसको भी इग्नोर करें। आपने कहा कि भाई एस डॉट इंसर्ट, तो जब आपके पास प्रिंटिंग आएगी तो 3, 5, 6, 7, 45 और 87 भी आ जाएगी। बट द इशू इज़ कि सेट के अंदर हर चीज़ इंसर्ट करनी, अगर आप इंसर्ट करना चाहें कोई वैल्यू, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वैल्यू इंसर्ट हो भी जाए। ये सबसे बड़ा इशू है सेट के अंदर। भाई अगर आपने 87 इंसर्ट किया तो क्या वो इंसर्ट हुआ भी या नहीं हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंसर्ट ही ना हुआ हो। क्यों, क्या वजह हो सकती है? ये वजह हो सकती है कि 87 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, आप उसको दोबारा डुप्लीकेट तो नहीं कर सकते। सबसे बड़ी वजह यही है। 87 अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो वो तो इंसर्ट ही नहीं होगा। तो आपने इंसर्ट कॉल तो कर लिया, लेकिन वो इंसर्ट करेगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर आप लाजमी तौर पर, आपके लिए बेहतर यही है कि आप एस में इंसर्ट तो करो, लेकिन उसकी रिटर्न वैल्यू कैच भी करो। इस चीज़ की रिटर्न वैल्यू कैच करो। अब ये जे क्या है? ये जे मुझे नहीं पता क्या है। फॉर एग्जांपल एज अ प्रोग्रामर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मुझे नहीं पता कि ये जे किस तरह की चीज़ है, तो मैं इसकी डेटा टाइप क्या रखूँ? क्या मैं इंटीजर रखूँ, क्या मैं कैरेक्टर रखूँ? आई डोंट नो कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो मैं इसकी डेटा टाइप ऑटो रख देता हूँ। ऑटो का फ़ायदा ये होता है कि आप जो चीज़ इंसर्ट, ये जो भी चीज़ रिटर्न करेगा, जिस तरह की वो चीज़ होगी, इस जे की डेटा टाइप वो हो जाएगी। ऑटो सेलेक्ट करेगा कंपाइलर। इट इज़ अ वेरी पावरफुल फीचर अगेन ऑफ C++। 11 का ये ऑटो फीचर है। इससे पहले कि C++ में आप ये यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑटो टाइप का मैंने जे बनाया, एस डॉट इंसर्ट किया 87। अगर तो अब देखें जे के अंदर एक्चुअली है क्या? जे के अंदर दो
चीज़ें हैं, दो चीज़ें रखी हुई हैं जे के अंदर। सबसे पहली चीज़, पॉइंटर उस वैल्यू का जो वैल्यू आपने इंसर्ट करने की कोशिश की, यानी कि फर्स्ट, उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स बने हुए हैं, एक का नाम है फर्स्ट, एक का नाम है सेकंड। फर्स्ट के अंदर वो वैल्यू है जो कि आपने इंसर्ट करने की कोशिश की, और सेकंड के अंदर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, डिपेंडिंग ऑन कि इसने अपना काम सही से किया या नहीं किया, क्या ये वैल्यू इंसर्ट हो सकी या नहीं हो सकी। अगर ये वैल्यू इंसर्ट हो सकी सही से तो इस जे के सेकंड के अंदर ट्रू आ जाएगा, अगर ये वैल्यू सही से इंसर्ट नहीं हो सकी तो जे के सेकंड के अंदर फॉल्स आ जाएगा। जे के फर्स्ट के अंदर तो वही चीज़ रहेगी जो कि आपने इंसर्ट करने की कोशिश की। तो आपने कहा कि भाई इस सेट के अंदर ये इंसर्ट हो जाए और रिटर्न वैल्यू जे में लाओ, और प्रिंट ये करो कि भाई ये वैल्यू जो भी थी आपकी फर्स्ट में वॉज या वॉज नॉट इंसर्टेड। ये इफ एल्स है, टर्शरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किए गए। इफ एल्स कि भाई इफ़ दिस इज़ ट्रू, यानी कि इंसर्ट हो गया था सही से और सेकंड के अंदर ट्रू आ गया, इफ़ दिस इज़ ट्रू तो प्रिंट किया जाए वॉज, अगर दिस इज़, इफ़ दिस इज़ नॉट ट्रू, इफ़ दिस इज़ फॉल्स तो प्रिंट किया जाए वॉज नॉट। यानी कि अगर यहाँ पर ट्रू है सेकंड के अंदर तो इसका मतलब है कि दिस वॉज इंसर्टेड, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो इसका मतलब है दिस वॉज नॉट इंसर्टेड। इसी तरह मैं जे के अंदर एस डॉट इंसर्ट अब 12 करता हूँ, अब जब मैं 12 इंसर्ट कर रहा हूँ तो आया वो प्रिंट हो सका या नहीं हो सका, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर उसको मैंने प्रिंट कर कर देखा, तो अगर आप यहाँ पर देखो इसकी आउटपुट अब क्लियरली, तो यू कैन सी कि भाई ये तो प्रिंट हो रहा है, यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई थी। फिर हमने जब 87 को इंसर्ट करने की कोशिश की तो लिखा हुआ आया 87 वॉज इंसर्टेड, सही से इंसर्ट हो गया। फिर आपने 12 को इंसर्ट किया तो भाई 12 भी इंसर्ट हो गया, और ये आपका एरे बन गया, ये आपका सेट बन गया। कंसिडर कि अगर मैं यहाँ पर 12 की जगह पर से 6 डाल दूँ, देखें 6 पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इंसर्ट नहीं होगा। There is your output, 87 was inserted but 6 was not inserted। क्यों 6 इंसर्ट नहीं हो सका? क्योंकि 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये एग्जिस्ट नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया। और फिर जब इसने प्रिंट किया तो 356 ऑलरेडी था, 745 और 87 भी इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। ये हो गया सेट। रिमेंबर कि जिस तरह वेक्टर में आपने आइटरेटर्स यूज़ किए थे, आप उसी तरह कॉन्स्ट आइटरेटर या आइटरेटर यूज़ कर रहे हो अपने इसके अंदर, सेट के अंदर, और उसी तरह आप मैप में भी यूज़ करोगे। ओके, काशिर वसीम कह रहे हैं कि ये इंटीजर में आ रहा है, स्ट्रिंग में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रिंग में भी आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे, स्ट्रिंग में भी बिल्कुल। ये भी इससे पहले कोड स्ट्रिंग में ही लिखा हुआ था, मैंने इंटीजर में करके दिखा दिया, क्योंकि इंटीजर में सॉर्टिंग को मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखें, अगर मैं लिखता ना यहाँ पे अली और कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो इज़ अली बिगर और कंप्यूटर बिगर, आई डोंट नो, तो वो भी समझाने में मुझे टाइम लगता है कि एक्चुअली अली क्यों बिगर है और कंप्यूटर क्यों लेसर है अली से, तो वो सॉर्ट कर लेता है उससे। अगली चीज़ है मैप। अच्छा, मैप इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। मैप भी देखें उसी तरह है कि भाई मैप का आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि इंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा या डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा, आपने कहा कि इंट और डबल दोनों के टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा एस के अंदर। और मैप के अंदर जो है वो एक्चुअली की वैल्यू पेयर्स बनते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब ये है कि आप ये नहीं कहोगे कि भाई 5 रख दिया जाए इसमें या 7 रख दिया जाए, बल्कि आप ये कहोगे कि 5 के अगेंस्ट 7 रख दिया जाए, 3 के अगेंस्ट 2 रख दिया जाए। इट्स नॉट लाइक कि 3 वेरिएबल हो जाएंगे, इट्स जस्ट कि 3 के अगेंस्ट वो चीज़ लिखी जाएगी। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर मैंने अब इंसर्ट किया है, वही देखें फंक्शन वही है। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि सेट होता तो आप एक वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं, लेकिन अब मैप है और उसमें दो तरह की वैल्यूज़ हैं, तो आपने दो तरह की वैल्यूज़ का पेयर बनाकर इंसर्ट करना है। तो आपने कहा कि भाई मेक पेयर, इट इज़ अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, मेक पेयर जिसमें पहली वैल्यू 11 और दूसरी वैल्यू 2.5, यानी 11 के अगेंस्ट 2.5 सेव करना है, 12 के अगेंस्ट 4.5 सेव करना है, 1 के अगेंस्ट 5.5 सेव करना है, और 12 के अगेंस्ट 3.5 सेव करना है। ना रिमेंबर 12 के अगेंस्ट 4.5 ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है, तो 12 के अंदर अगेंस्ट आप 3.5 सेव नहीं कर सकते। 12 के अगेंस्ट सिर्फ एक ही चीज़ सेव हो सकती है, या तो 4.5 या 3.5। यहाँ पर ये चीज़ इग्नोर कर दी जाएगी, क्योंकि 12 के अगेंस्ट ऑलरेडी 4.5 सेव हुआ हुआ है। इन चीज़ों को कहा जाता है की वैल्यू पेयर। दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। नाउ सी, इसका मतलब 12 दे देने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 12 मेंबर्स बन गए या इसके अंदर 11 मेंबर्स बन गए। इसके अंदर मैं 1100 भी लिख सकता हूँ,
कि भाई 1100 के अगेंस्ट ये सेव किया जाए। अब भी इस मैप के अंदर 3 ही वेरिएबल्स हैं, 1100 नहीं है, 12 नहीं है, 3 ही वेरिएबल हैं। एक का नाम है 1, एक का नाम है 12, एक का नाम है 1100। 1100 वाले पे 2.5 वैल्यू सेव है, 12 वाले नाम पर 4.5 सेव है, 1 वाले नाम पर 5.5 सेव है। ये बन गए इसके पेयर। अब इसका आइट्रेटर भी सेम टू सेम उसी तरह काम कर रहा है। आइट्रेटर आई टी बिगिन से स्टार्ट करें एंड तक जाएं। बस ये है कि यहाँ पर चूंकि एक वैल्यू नहीं है, इस वजह से आप ये नहीं लिख सकते कि सिर्फ आई टी को प्रिंट कर दिया जाए, बल्कि आप ये लिखेंगे आई टी का फर्स्ट यानी कि की, आई टी का सेकंड यानी कि उसकी वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड ये भी प्री डिफाइंड है, फर्स्ट के अंदर की रखी जाती है, सेकंड के अंदर वैल्यू रखी जाती है। तो जिसकी तरफ भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पॉइंटर में फर्स्ट के अंदर 1100 है, फिर 2.5 है। अगर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसके फर्स्ट के अंदर 12 है और सेकंड के अंदर 4.5 है। इसी तरह आप इसको मैप को एज एन एरे की तरह इंसर्शन करवा सकते हो लाइक दिस। आप ये कह सकते हो कि भाई इस मैप के अंदर 1 की के ऊपर 9.5 डाल दो, तो 1 की के ऊपर 5.5 था पहले, अब 9.5 आ जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि भाई सेकंड के ऊपर ये डाल दो, तो देयर इज नो सेकंड थिंग इन मैप, दूसरी कोई की ही नहीं है। एक की जो दूसरी एग्जिस्ट करती है वो 12 है, 12 के ऊपर आप 9.5 डाल सकते हो, 1100 के ऊपर आप डाल सकते हो, 1 के ऊपर आप डाल सकते हो, और आप उसको चेंज करके और दोबारा प्रिंट करवा कर देख सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपके पास आउटपुट है। देखिए पहले मैप कंटेन कर रहा था 1 के अगेंस्ट 5.5, 12 के अगेंस्ट 4.5, 1100 के अगेंस्ट 2.5। फिर जब मैंने इसमें ये चीज़ इंसर्ट कर दी, 12 की जगह 4.5 की जगह 9.5 कर दिया, तो अब ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैप की ये है कि इसके अंदर कीज़ जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि मैंने डुप्लीकेट करने की कोशिश की तो इसने इग्नोर कर दिया कि भाई डुप्लीकेट की नहीं हो सकती। 12 के अगेंस्ट सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, 12 के अगेंस्ट दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आपने इसको ओवरराइट करना है तो ऐसे करें। पहली तो ये हो गई। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि सेट की तरह ये भी सॉर्ट करता है वैल्यूज़ को, बट यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉर्ट नहीं करता बल्कि कीज़ को सॉर्ट करता है। रिमेंबर कि 1100 का पहले बना है पेयर, लेकिन वो प्रिंट एंड में हो रहा है क्योंकि वो बड़ा, क्योंकि उस की वैल्यू बड़ी है इस की से और इस की से, तो ये कीज़ को सॉर्ट करता है। तो ये बात हो गई मैप की। मैप का फ़ायदा सबसे बड़ा आपको तब नज़र आएगा जब आप यहाँ पर इंटीजर्स से हटके कह दो आप स्ट्रिंग। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इसको तभी यूज़ कर सकते हो जब आप इसको मीनिंगफुल वे में देख सको। तो देखें, अगर मैं कहता हूँ, वही टीचर वाली एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई ऊप कौन पढ़ा रहा है, ऊप पढ़ा रहा है से ज़ुबैर। इसी तरह से आईसीटी कौन पढ़ा रहा है, समवन एल्स। और इसी तरह हम एक और बनाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, कोई अलग टीचर है। इसी तरह हम कहते हैं कि और कौन से, पाकिस्तान स्टडीज़ कौन पढ़ा रहा है, कोई अलग टीचर का नाम लिख देते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप के हो गए ये सारे। देखें, अब देखें यहाँ पर की वैल्यू पेयर बन गए, दिस इज़ की, दिस इज़ वैल्यू। तो भाई की तो यही रहेगी, ऊप। हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में ऊप कोई और पढ़ा रहा हो तो हम कहेंगे कि भाई इसकी वैल्यू चेंज कर दी जाए। हम ये लिखेंगे कि एस ऊप कोई और पढ़ा रहा है अगर, तो मैं कहूँगा कि भाई ऊप जो है अब वो ज़ुबैर नहीं पढ़ा रहा, उसकी वैल्यू कोई चेंज कर दी जाए। उसकी वैल्यू चेंज करके आयशा रख दी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने। ओके, राइट। सो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि कौन सी की के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इस ऊप की जगह हमने आयशा कर दिया। अब यहाँ पर भी देखें, इसको जब हम बनाएंगे तो दिस विल बी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का होगा ये, क्योंकि हमने जो है आपका मैप ही स्ट्रिंग टाइप का बनाया है, तो अब इसके आइट्रेटर्स भी स्ट्रिंग टाइप के ही बनेंगे, स्ट्रिंग टाइप के ही बनेंगे। तो अब जहाँ जहाँ मेरा इंटीजर रखा हुआ था वहाँ वहाँ स्ट्रिंग कर दिया है। अब देखें ये की वैल्यू पेयर बन गया, और अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अगर कोई एरर नहीं है, ओके देयर इज़ एन एरर। व्हाट इज़ द एरर? Hoop was not declared in this scope. ओके सही, ठीक है, इसको भी इसी में लिखना है ना हमने।
ओके, देयर इज़ योर आउटपुट। सो सी कि भाई पहले ये था और अब ये हो गया। अब यहाँ पर भी देखें ये सॉर्ट हो गई, इंग्लिश ITC OPS और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आयशा हो गया ज़ुबैर की जगह, बिकॉज हमने उसको अपडेट कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड की वैल्यू पेयर्स। तो की वैल्यू पेयर्स बनाकर आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं मैप्स के अंदर। इसी तरह मल्टी मैप एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी सेट एग्जिस्ट करते हैं, क्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, स्टैक्स एग्जिस्ट करते हैं, डी क्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं। अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं C++11 के अंदर। और उसको जाकर आप खुद देखिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं और उस पर सवाल जवाब भी हो सकते हैं। अभी तक की कोई बात में अगर कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ लें। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं ज़रा उनको एड्रेस कर लूँ। जब तक आप अपने दूसरे क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो उसको टाइप करके मेरे पास भेजें और या हैंड रेस करके मुझसे पूछ लें। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसमें कंटेनर्स हैं बहुत सारे जिसके ऊपर आप बहुत सारी तरह के काम कर सकते हैं। ओके, फैज़ान में पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग में अगर हम सेट कंटेनर करते हैं तो एल्गोरिदम का हेडर दे सकते हैं या नहीं। अच्छा, देखें एल्गोरिदम का हेडर आपने हमेशा देना है। तो मैप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मैप को कहें, अगर आप सेट को यूज़ कर रहे हैं तो सेट का हेडर यूज़ करें। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो कर लें। एल्गोरिदम ज़्यादा तौर पे आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा हैश इंक्लूड एल्गोरिदम। देखें मैप के अंदर भी हमने वही काम किया है, लेकिन एल्गोरिदम को हमने इंक्लूड नहीं करवाया। तो देर आर सम एल्गोरिदम्स जो कि मैप एल्गोरिदम आप इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा, वरना उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें आपको सेट के लाइब्रेरी में ही मिल जाएंगी। मेरे पास अलग से लिस्ट नहीं है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो वो आप कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि इसके अंदर हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ योर व्हाट डू यू कॉल इट कंटेनर्स, एंड सम आर डिपेंडेंट ऑन योर कंटेनर्स। बट अगर आप कंटेनर इंक्लूड कर देंगे तो तकरीबन सारे एल्गोरिदम्स रन हो जाते हैं। ओके, काशिर वसीम कह रहे हैं कि सर इसी तरह के जैसे हाउस नंबर 20 है तो उसमें अली रहता है, 10 में काशिर रहता है। यस, इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस कि आपने रादर देन कि आप ये कहें कि भाई पहले ज़ुबैर रहता है, फिर अली रहता है, फिर काशिर रहता है, आप ये कह सकते हैं कि भाई दिस इज़ हाउस नंबर A, दिस इज़ हाउस नंबर B। आप लोगों ने अभी तक जितनी भी कोडिंग की है, आई एम श्योर जिसने भी कोडिंग की है, जितनी भी आपने कोडिंग की है, आप लोगों को कहीं ना कहीं पर ये नीड लाजमी पेश आई होगी कि यार कोई ऐसा तरीका होता कि एरे का इंडेक्स नंबर इंटीजर ना होता। 0 1 2 3 अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं एरे के इंडेक्स नंबर। ऐसा लाजमी तौर पर आप लोगों के सामने आया होगा कोई ना कोई इशू कि आपको लिमिट कर दिया होगा एरे ने कि नहीं आप 0 और 1 ही रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। तो मैप्स एंड ऑल एसोसिएटिव कंटेनर्स आर प्रोवाइडिंग यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप की वैल्यू पेयर्स बनाएं, अपने एरे के इंडेक्स नंबर भी अपनी तरफ से रखें, नॉट जस्ट इंडेक्स नंबर्स बट इंडेक्स टाइप भी अपनी मर्जी से रखें। तो यहाँ पर मैप का जब पेयर बना रहे हैं तो की वैल्यू पेयर, योर की कैन बी डबल, योर वैल्यू कैन बी इंटीजर, योर की कैन बी इंटीजर, योर की वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग। यू हैव ऑल द पावर हेयर कि आपके पास जो वो लिमिट थी वो वहाँ पर यहाँ पर आकर आपकी वो लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई कम अज़ कम। And these are all achieved by template classes. This is class name, this is its object. बस ये है कि उसके अंदर जो डाटा मेंबर्स बने हुए हैं वो टाइप के बने हुए हैं। वो टाइप आपने यहाँ बता दी कि अब मुझे किस तरह का यूज़ करना है। हो सकता है इसी कोड के अंदर नीचे चल के आप एक और की वैल्यू पेयर बनाएं जो कि स्ट्रिंग इंट का हो या इंट डबल का हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये बात हो गई हमारी कंटेनर्स की। अब कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स को, एक दो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप समझ लें, काम आप खुद ही करेंगे उसके ऊपर जाकर। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स। सो जिस तरह अभी मैंने बहुत सारे आपको बताया ना, इसी तरह एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है स्टैक। और स्टैक जो डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक इंग्लिश में भी और C++ के अंदर भी हम स्टैक उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें अप्लाई हो रही हों, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर रखी हुई है। जिस तरह से अभी आप आमतौर पर अगर बुक्स रखते हैं, टेबल के ऊपर आपने जब आमतौर पर बुक्स रखी, नॉट इन अ शेल्फ, टेबल के ऊपर आपने एक बुक रखी, अब आप दूसरी बुक उसके ऊपर रखते हैं, तीसरी बुक उसके ऊपर रखते हैं, चौथी बुक उसके ऊपर रखते हैं, आपने से 4-5 बुक्स का स्टैक बना लिया। अब देखें, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक बुक रिमूव करनी है तो वो बुक रिमूव सिर्फ ऊपर से हो सकती है, नीचे से नहीं हो सकती। अगर आपने नीचे से रिमूव करनी है, 1 मिनट के लिए विजुलाइज करें मेरे सामने और मेरी बातों पे फ़िलहाल यकीन रखें। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि उससे वो आपने बुक रिमूव करनी है और सिर्फ ऊपर से हो सकती है रिमूव, तो थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। बेहतर तरीका यही है कि सबसे ऊपर से रिमूव हो सके, लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि सबसे नीचे से रिमूव हो सके। लेकिन एक मसला है नीचे से रिमूव होने में, वो क्या? वो मसला ये है कि अगर मैं सबसे नीचे से रिमूव करता हूँ, साथ साथ रहिएगा,
अगर मैं सबसे नीचे से एक बुक रिमूव करता हूँ तो इसका मतलब है कि जो दूसरे नंबर पर बुक थी अब वो पहले नंबर पर आ जाएगी, जो तीसरे नंबर पर थी वो दूसरे पर आ जाएगी, राइट। एरे में ऐसा नहीं होता है, देखें, एरे में ऐसा नहीं होता कि आपने शुरू में से या ऊपर से या नीचे से कोई वैल्यू डिलीट अगर कर दी है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा तो नहीं होता कि बाकी सारी वैल्यू स्विच हो जाएं। लेकिन स्टैक के अंदर ऐसा होता है, अगर मैं सबसे नीचे से एक बुक उठा लूँ तो फिर सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट पे दूसरी बुक आ जाएगी, सेकंड पे थर्ड बुक आ जाएगी, थर्ड पे फोर्थ बुक आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो स्टैक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है फीफो, FIFO, विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर आप बुक्स रख रहे हैं स्टैक के तौर पर, आपने एक बुक रखी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, अब आप जब रिमूव करोगे बुक्स, फर्स्ट आउट कौन सी बुक होगी? फर्स्ट आउट कौन सी बुक होगी? जो कि आपने सबसे लास्ट में रखी है, यस, सबसे लास्ट में रखी है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज देयर, जो कि आपने सबसे लास्ट में बुक रखी है, आप सिर्फ उसी को रिमूव कर सकते हो स्टैक में से। दिस इज कॉल्ड LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप लास्ट में जो बुक रख रहे हो पहले आप उस बुक को रिमूव करोगे। लेकिन अगर हम बात करें एक दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की जिसको कहा जाता है QUE, क्यू का डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? वो भी डेटा को स्टोर करता है, लेकिन वो डेटा को स्टोर करता है क्यू की तरह, जिस तरह बैंक में एक लाइन लगती है। वो जो लाइन लगती है उसका एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले वही निकलेगा। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया, जो सबसे आगे है, वो पहले निकलेगा और फिर बाकी स्विच हो जाएंगे, उसकी जगह ले लेंगे। फिर जो सबसे पहले है वो निकलेगा। और इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है स्टैक के अंदर भी और क्यू के अंदर भी, कि आप इंसर्ट सिर्फ एक ही तरफ से कर सकते हो। बुक अगर आपने रखनी है, बुक के स्टैक के ऊपर एक बुक रखनी है, आप ऊपर ही रखोगे, आप नीचे नहीं रखोगे किसी के। ये एक प्रॉपर्टी है। विजुअलाइज अगर आप कर रहे हैं तो समझ में आ सकता है कि आप रख सकते हैं कुछ बुक्स को उठा के, बट द थिंग इज के स्टैक की प्रॉपर्टी C++ के अंदर यही है कि आप सिर्फ ऊपर रख सकते हैं बुक, और कहीं नहीं रख सकते, आप बुक्स को उठाकर नीचे नहीं रख सकते। यही चीज़ क्यू में भी चलती है। और क्यू में क्या होता है? क्यू में ये होता है कि वो जो क्यू बनी हुई है बैंक में, अगर लाइन बनी हुई है और अगर आप आते हैं तो आपको एंड में ही खड़ा होना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप बीच में कहीं आ सकते हैं या बिल्कुल शुरू में जा सकते हैं। इन दोनों के अंदर, स्टैक और क्यू के अंदर, एक प्रॉपर्टी है, एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स, स्टैक्स एंड क्यूज, दे आर ओपन वन एंडेड। एक एंड से ओपन है ये, सिर्फ वहीं से आप इनपुट भी कर सकते हैं, वहीं से आप निकाल भी सकते हैं। स्टैक की हम बात करते हैं तो आप जहां से रखते हैं, ऊपर रखेंगे टॉप पे, आप रिमूव भी टॉप पे ही कर सकते हैं, कहीं और से नहीं निकाल सकते। क्यू के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आप एक ही एंड से डाल सकते हैं और एक ही एंड से निकाल सकते हैं। जिस एंड से आप एंटर हो रहे हैं आप उस एंड से एग्जिट नहीं हो सकते, ये एक प्रॉपर्टी है। जिस एंड से आप एग्जिट हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, आप उससे एग्जिट नहीं हो सकते। स्टैक के अंदर ऐसा है कि आप जिससे एंटर हो रहे हैं आप उसी से ही एग्जिट हो सकते हैं, उसके अलावा आप एग्जिट नहीं हो सकते। क्यू के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि आप एक एंड से एंटर होंगे और फिर आप एग्जिट दूसरे एंड से करेंगे, और कहीं से आप एग्जिट नहीं कर सकते, उसी एंड से आप एग्जिट नहीं करेंगे। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी C++11 के अंदर इसके कंटेनर्स बना दिए गए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी आगे चलकर भी, आपके प्रोजेक्ट्स में भी और अगले कोर्सेज़ में भी, बिकॉज आपका एक कोर्स आने वाला है या कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। वो कोर्स कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर्स। और उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें जो कि आपको मैंने बताई ना, वेक्टर, सेट, स्टैक, क्यू, डी क्यू, लिस्ट, ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आप खुद बनाएंगे। अभी आपको बनी बनाई मिल रही है C++11 में, डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आप यही काम खुद करेंगे। कंटेनर के अल्गोरिदम्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं C++11 में, डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आप यही काम खुद करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड एंड यूजफुल दीज थिंग्स आर। सो ये जो पूरा कोर्स है आपका डेटा स्ट्रक्चर का, इसमें आप 50% काम आपका हो जाएगा। अगर आप बनी बनाई चीज़ें अभी यूज़ कर लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली काम करना क्या है आपने। की वैल्यू पेयर्स बन गए आपके, आप की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं आप जाकर डेटा स्ट्रक्चर में, आप मैप भी बनाएंगे जाके, सेट्स बनाएंगे, आप हीप्स बनाएंगे, आप वेक्टर्स बनाएंगे। all of these things that are predefined in C++11, you will have to make these things from scratch in data structures course.
और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर समझ में आ गए, तो इट वुड बी अ ह्यूज हेल्प फॉर यू कि आप जाएं, रिसर्च करें इसके ऊपर, और फिर आपके लिए आप देखिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स का जब आप कोर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोगों को कितनी हेल्प फील होती है खुद ही कि हम ये चीज़ें पहले से पढ़ के आए हैं। So this was all about today's class. If there are any questions, there is another agenda of this class, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ. If there are any questions तो मुझे बता दीजिए, फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं आगे. मौसम अली कह रहे हैं सर, कैन आई मेक पेयर मोर देन 2 वैल्यूज़? यस, यू कैन मेक दैट एज वेल. दोज आर कॉल्ड मल्टी मैप्स. उसके ऊपर जाकर भी रिसर्च कीजिएगा थोड़ी सी. काशिफ वसीम कह रहे हैं कि असाइनमेंट से रिलेटेड आपने कोई हेल्प मांगी. देखिए मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ असाइनमेंट के क्वेश्चन से रिलेटेड जिनका क्वेश्चंस वैलिड हैं. जिनके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब देकर आपकी असाइनमेंट ही सॉल्व हो जाएगी, तो फिर तो असाइनमेंट देने का मकसद ना हुआ मेरा. तो जिनके जवाब नहीं आ रहे हैं वो ये समझ जाएं कि आपके जवाब जो हैं वो इनवैलिड हैं मुझसे पूछने के मुतालिक. अच्छा, जो दूसरा एजेंडा है वो मेरा यही है कि मैं आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एंड उसी के ऊपर आते हैं. कुछ चीज़ क्या, मैं आपका थोड़ा सा काम सॉल्व करना, आसान करना चाह रहा था. कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जो कि आपके सेक्शन में भी आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे थे, और दूसरे सेक्शन में से भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे. वो ये सबसे पहली चीज़ तो ये थी उनके जहन में कि यहाँ पर देखें कि भाई ये पब्लिश नावल और पब्लिश टेक्स्ट बुक का जो फंक्शन है, ये यहाँ पर बूलियन ले रहा है, और यहाँ पर ये जो है वो इंटीजर ले रहा है. सॉरी, यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर अपडेट एडिशन के फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो भाई अपडेट एडिशन का फंक्शन तो ओवरराइड हो रहा है ना. तो अगर वो फंक्शन ओवरराइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी आर्गूमेंट लिस्ट सेम रहेगी. लेकिन यहाँ पर आर्गूमेंट लिस्ट देखें तो इंटीजर 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 बूल है, यहाँ पर देखें तो इंटीजर 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 है. तो अगर आप बुक की क्लास के अंदर इस फंक्शन को प्योर वर्चुअल कर देते हैं, जो कि आपने करना है, प्योर वर्चुअल कर देते हैं, तो फिर उसकी डेटा टाइप में आप क्या इंटीजर 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 बूल रखेंगे या इंटीजर 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 रखेंगे? क्योंकि इसमें जब आप टेक्स्ट बुक की क्लास में जब आप ओवरराइट करेंगे तो आपको यहाँ इंटीजर चाहिए. जब आप नॉवल की क्लास में करेंगे इसको क्या कहते हैं ओवरराइट, तो आपको यहाँ पर बूलियन चाहिए. तो इसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन ही बता देता हूँ मैं आपको. वो ये कि बूलियन डेटा टाइप इज़ एक्चुअली अ सबसेट ऑफ टाइप इंटीजर. इंटीजर के अंदर जो चीज़ें आपने सेव की हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें बूलियन में भी सेव हो सकती हैं. यानी कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि भाई बूल एक्स, बूलियन कोई वेरिएबल है, बूल एक्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि एक्स के अंदर ट्रू है. अगर मैं लिखता हूँ बूल एक्स इक्वल टू फॉल्स, तो इसका मतलब समझा जाएगा बूल एक्स के अंदर फॉल्स है. अगर मैं लिखता हूँ बूल एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि एक्स के अंदर फॉल्स है. 0 इंटीजर वैल्यू 0 जो है फॉल्स की है, और नॉन ज़ीरो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 1 हो 2 हो या वट एवर हो, जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं इंटीजर की, अगर वो मैं किसी बूलियन वेरिएबल को असाइन करता हूँ तो इसका मतलब होगा कि वैल्यू ट्रू है. अगर 0 असाइन करता हूँ मैं किसी वैल्यू को, बूलियन वेरिएबल को, तो इसका मतलब होगा कि उसकी वैल्यू फॉल्स है. ये एक तरीका है. और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग के पब्लिश नावल एन में कैसे असाइन होगा, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पब्लिश नावल है, पहली बात तो ये कि ये इसका डाटा मेंबर फंक्शन है जेके का. जेके क्या है? ऑथर है. ऑथर की क्लास का मेंबर फंक्शन है पब्लिक नावल, जो कि पब्लिश नावल, जो कि ये सारी चीज़ें लेगा आर्गूमेंट में. लेकिन एक और भी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रिटर्न करेगा एक ऐसी चीज़ जो कि इसको असाइन हो जाएगी. अब ये फंक्शन ऐसी क्या चीज़ रिटर्न कर सकता है जो कि नावल के ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए? तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसी ही चीज़ रिटर्न करेगा जो कि नावल टाइप की हो. यानी कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी नावल, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी टेक्स्ट बुक. ये मैं आपको बता चुका हूँ. अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद ही फिगर आउट करनी थी, लेकिन चले मैंने आपको बता दी. दोनों मसाइल आपके सॉल्व कर दिए. इसके अलावा अगर असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन है तो अब भी पूछ लें. हाँ, लेक्चर मोहम्मद हन्नान अपलोड हो जाएगा. काफ़ी स्टूडेंट्स मिस हो गए, तो लेक्चर इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक में किसी क्लास के अंदर हम क्विज़ भी रखेंगे, तो हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट वीक के असाइनमेंट क्विज़ के बाद कि भाई कितने नंबर्स आपके क्विज़ में हैं. सो ट्राई हार्डर फॉर योर नेक्स्ट क्विज़. नहीं, अपडेट एडिशन तो आपने प्योर वर्चुअल करना ही है. ये मैंने आपको असाइनमेंट समझाते हुए भी कहा है, और असाइनमेंट का असल में जुज़्व क्रक्स यही है. मोहम्मद हन्नान का भी यही क्वेश्चन है. यस, इट इज़ नेसेसरी कि ये प्योर वर्चुअल हो. मैंने भी तो बनाया है ना, मैंने भी ये मेन फंक्शन जब आपको कॉपी पेस्ट करके दिया है यहाँ पे, तो ये मेरे पास रनिंग में था.
तब मैंने आपको रन करके दिया है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो है आपको, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ इसका। आई थिंक मेरे पास कोड बना हुआ है। असाइनमेंट नंबर 3 देखिएगा। ये देखें, ये आ गई आपकी मेन। ये वही मेन है जो कि मैंने आपको चला कर दिखाई है, आपको मैंने कॉपी पेस्ट करके दी है, और ये आउटपुट इसकी वही है। सो इट इज़ रनिंग, इट इज़ नॉट लाइक कि आप मैंने प्योर वर्चुअल नहीं बनाया या ऐसा कोई काम किया। लेट मी जस्ट टेल यू अगेन कि ऐसा है क्या, कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये बुक डॉट ऑथर डॉट एच के अंदर ये फंक्शन अपडेट एडिशन का इक्वल टू 0 है। तो ये फंक्शन जो है इसमें बना हुआ है, इसकी मैंने डेटा टाइप इंटीजर ही रखी है क्योंकि वो चेंज हो सकता है, जो मैंने आपको अभी बताई। सो इट्स वर्किंग, कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि सॉल्व ना हो सके। प्योर वर्चुअल करना ज़रूरी है। ओके, यस, ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। सो मोहम्मद हनान पूछें कि टेक्स्ट बुक में जो अपडेट नंबर ऑफ चैप्टर है वो कहीं भी कॉल नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन बनाना है आपने, बनाना है आपने, क्योंकि वो मैंने बताया। देखें, ये तीनों चीज़ें मिल के काम करेंगी। मेन में क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट में क्या बताया गया है, और मैंने आपको समझाया गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो क्लैश करे आपस में। क्लैश कोई चीज़ नहीं कर रही होगी कि भाई मैंने बताया कुछ है और असाइनमेंट में कुछ कहा जा रहा है, या मेन में कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पर कुछ हो रहा है। असाइनमेंट में मैंने कहा है ना बनाना है अपडेट एडिशन का फंक्शन, अपडेट चैप्टर का फंक्शन, तो आपने बनाना है, बेशक वो कॉल ना किया गया हो कहीं, राइट। So I think that's about it. If there are any more questions, so you can ask me. Otherwise, we will just end the class here. So I think that's it. Next week की किसी क्लास में हम क्विज़ भी रखेंगे तब तक। अच्छा, एक और भी ज़रा अनाउंसमेंट सुन लें, क्योंकि आपकी पिछली क्लास नहीं हो सकी है, तो ईमेल के ऊपर रहिएगा, क्योंकि हम किसी भी दिन जो है वो मेकअप क्लास रख सकते हैं। ऑब्वियसली आपसे मैं टाइम पूछ कर ही रखूँगा, बट ये है कि राब्ते में रहिएगा। मेकअप क्लास हम रखेंगे 1 घंटे की, तो just stay in contact. Thank you very much. See you in next week. एग्ज़ाम का मैं बता चुका हूँ कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, उसके बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो ओके, नहीं होता है तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, आपका प्रोजेक्ट कंसिडर हो जाएगा। All right, so that's about it. Thank you very much. See you in next week.